welcome to Supergrad Scat. I am Pankaj Ajite, and today we are going to discuss about current affairs in GK for MBA personal interview. Before I start my discussion, I must tell you, इसके पहले भी there have been two lectures, videos taken by Bhushan Bapat sir on same topic, personal interview. But there he has discussed about other questions, जो HR related questions होते हैं, how to describe yourself, conduct, attire, वो सारे aspect पर उनके द्वारा वहाँ बात की गई है. Here we'll discuss about current affairs and GK. है ना? So how we are going to go about, the agenda is going to be, first thing we are going to discuss is why such questions are asked to you. Then we'll discuss what type of questions can be asked, topics and all those. Then we'll discuss how to prepare for it. और इसके लास्ट में we'll take some topics, some related topic जो पूछ सकते हैं वो, और उसके बाद में we'll take a list of the topics which can be asked. Right? So here we start our discussion. तो सबसे पहले आता है कि why current affairs is important. Why GK current affairs such questions are asked to us in interviews. है ना? और देखिए, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन निकल चुकी है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोगों ने HR क्वेश्चन रिलेटेड भी आंसर कर लिए हैं. एक तरीके से जीके जो आता है ना, वो लास्ट लैग की तरह यहाँ पर एक तरीके से आता है, राइट? और इसे इस तरीके से देखिए कि जीके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो केवल MBA एंट्रेंस की बात नहीं है. For any exam per se, for any entrance exam or even for job interviews, जीके related questions are asked. तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि भाई आज का अखबार अगर आपने पढ़ा है तो आज के अखबार की हेडलाइन क्या है, व्हाट इज द हेडलाइन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन ही होता है. और ये इसलिए सिंपली पूछा जाता है कि फॉर एनी जॉब, एनी एंट्रेंस एग्जाम, योर अवेयरनेस इज बीइंग वो चेक की जा रही है. योर अवेयरनेस एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इश्यूज. Various issues in the sense कि national issues, international issues, global issues, sorry, global in the sense this in economic related issues, है ना? वो आपसे पूछा जाता है, आपकी कितनी उसमें कितनी बारीकी से आप उसको समझ सकते हैं. और इसे किसी चैलेंज की तरह न देख करके इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए. मतलब यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ इट. You should be looking at this as an opportunity, right? Wherein you're being given a chance to showcase your ability to grasp various topics, ability to speak on those topics. तो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी तरह यहाँ पर देखना चाहिए. और ये अपने आप से इसको समझिए कि MBA इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. तो और ये क्यों इसलिए होता है? क्योंकि देखिए, इन टाइम टू कम MBA प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू मेक फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर बिजनेस लीडर्स, है ना? अब फॉर एट एनी मैनेजरियल पोजीशन और at any leadership position, you are going to take so many decisions, and these decisions are going to make a lot of difference. तो decisions जो होने चाहिए, they should be informed decisions, है ना? They should be, मतलब you may be knowledgeable, you got all the intelligence, but then they should be informed decision in the sense they should be backed by the facts, knowledge. And for informed decision making, you need to have awareness about surrounding, that is current affairs and GK, है ना? एंड इसको इस तरीके से देखिए कि दे वांट टू हियर यू आर गिविंग अ चांस टू शोकेस योर एबिलिटी, योर रेडीनेस टू, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर जॉब, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द पोजीशन यू आर एस्पायरिंग फॉर, दैट मींस द पोजीशन एट एनी MBA एंट्रेंस, MBA कॉलेज. अब टॉपिक के बारे में बात करें तो देखिए कौन से टॉपिक आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं. अब as we progress from written examination to the interview phase, the probability of asking some factual base या बोलना चाहिए वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है ना, उनकी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है. तो वन लाइनर सेंस की आइसोलेटेड इवेंट्स के बारे में आपसे ना पूछ करके मोस्टली कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो बड़ा मुद्दा है उसके बारे में पूछने की गुंजाइश ज्यादा होती है. तो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिजनेस इकोनॉमी मीन्स क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट, क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI द्वारा बाय मंथली पॉलिसी निकाली जाती है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज भी हो सकता है कि यू शोन सम इंटरेस्ट, लेट्स से यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू गो फॉर फाइनेंस, आई एम गोइंग टू फॉर मार्केटिंग और HR, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, द स्टार्टअप थिंग, या एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट यू आर शोन या स्पोकन अबाउट इन द इंटरव्यू. तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. और उसके बाद में आता है हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस. अब हिस्टोरिकल का ये मतलब नहीं है कि आपसे स्पेसिफिक हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा. हिस्टोरिकल इश्यूज जो हो सकते हैं, इट कैन बी इश्यूज व्हिच हैव हैपेंड इन लास्ट सम 10 इयर्स और सो. हो सकता है कि आपसे डिमोनेटाइजेशन, GST इम्प्लीमेंटेशन, या इस तरीके की जो इवेंट या कई सारे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा रन किए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज इन लास्ट सम इयर्स. सो सच इवेंट्स जो हुई हैं उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इश्यूज, या कि फिर हम जियोपॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं. देखिए कि एवरी बिजनेस
these days is a global business in a way. एंड अगर उसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जितनी भी ग्लोबल इवेंट्स होती हैं उनका हमारे डोमेस्टिक बिजनेस पर भी उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है. तो दैट इज द रीजन you are expected to be aware of various geopolitical issues happening around in the world. अब इसके बाद में we come down to the most important aspect of this discussion, that is how to prepare for this. इसके पहले का anything I've spoken before this, maybe you must be aware of everything, but then we will talk about how to prepare for this. अब इसमें सबसे पहला फंडा यही होता है कि भाई you need to stay informed. When I say, so it may be you may be prepare starting to prepare, मतलब you're just at the beginning of your preparation, you may be sitting for the interview maybe down the line after a year or so, yeah, maybe interview is there after a week or so. At any stage you are in, राइट, यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स. स्टे इन्फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि आपको अखबार पढ़ना, आपके अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए. एंड लेट्स से इफ यू आर नॉट रीडिंग इट रेगुलरली, एटलीस्ट नाउ, इवन बिफोर अ वीक और सो, सम 15 डेज 10 डेज जो भी कुछ बचे हैं, उनमें भी रेगुलरली रीड न्यूज़पेपर. एंड व्हेन आई से न्यूज़पेपर, इट शुड बी अ नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, है ना. इट कैन बी द हिंदू, इट कैन बी इंडियन एक्सप्रेस, इट कैन बी हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, या अगर हम लोग फाइनेंशियल न्यूज पेपर की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस लाइन, ये हो सकता है. एंड व्हेन यू go through it thoroughly, take care of the very majorly important जो इवेंट हो रही हैं उनके बारे में पढ़िए. एंड ट्राई टू मेक नोट्स फॉर दिस. नोट्स इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि यू मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ इट, बट एटलीस्ट वन पेजर एक बना के रखिए. Put one pager में the factual information related to the topic, any conceptual information related to it, any historical event related to it, है ना. एप्लीकेशन वाला पार्ट अगर उसका आता है, और उससे रिलेटेड जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं उन्हें आप पढ़िए, है ना. वो मतलब उनको आप वहां पर लिस्ट डाउन कर लीजिए. मैंने आपसे कहा कि आप इनके लिए अखबार रेगुलरली पढ़ सकते हैं. आप एटलीस्ट पिछले कुछ महीनों की, 3-4 महीनों की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं जो इजीली अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, उन्हें आप पढ़ सकते हैं. अब इनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं. आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. इन आर्टिकल्स में भी इंटरनेशनल टॉपिक अगर होता है तो आप इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके रिलेटेड, उनसे वहां से आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए. A couple of articles will make you aware of the complete issue. A couple more may make you an expert in this. बस जस्ट वन caveat कि इस इतना भी नहीं हो जाए कि आप कंफ्यूजन ना हो, मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसके पहले तक, आपको क्लैरिटी के लेवल तक आपको आर्टिकल जो है वो कोशिश करके पढ़ते हैं तो आपको इन एटलीस्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी. तो एज आई टोल्ड यू, रीड न्यूज़पेपर, गो थ्रू मैगजीन्स, गो थ्रू वेरियस वीडियोस, make notes, make mental notes for it. What is the chronology of the events, flow of event किस तरीके से रहा है, इसकी क्लैरिटी आपको एटलीस्ट होनी चाहिए मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, राइट. अब इसके बाद में लेट्स से यू प्रिपेयर्ड ऑल, यू डन ऑल दीज थिंग्स. नाउ हाउ टू टेस्ट योरसेल्फ. आपको यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ. आर यू रियली, मतलब आर यू क्लियर विद एवरीथिंग. सो गो फॉर द मॉक इंटरव्यूज. We are very much clear about the requirement of mock test for a written examination. You must have gone through many of these, right? But we need to be very much aware that even mock interview is going to make a lot of difference. And for mock interviews, it is not required that you need to have complete proper setup and some expert should be sitting before you and they should be asking questions. Then only you are prepared. For at least GAGK, when we talk about, so you can tell your colleagues, you can tell your friends, you can tell your siblings, they can start shooting questions and you need to, and they may be very raw questions, but then test yourself ki, are you able to answer every type of questions thrown at you, right? So take mock interviews. Even let's say you can sit before a mirror and start speaking. You are going to have a lot of जिसको बोलना चाहिए understanding आपकी यहाँ पर develop होगी. It is going to help you build confidence. It is going to help you in terms of articulation, and it will give you lot of opportunities to improvise on yourself, right? Then when you're able to read so much, when you're able to go through a lot of information, you should be able to integrate your knowledge with the concept. And that is what is required. मतलब you've gone through so many things, आपने पढ़ लिया है, but उनको आप क्या कंसेप्ट के साथ में उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, आप खुद उस बारे में सोच पा रहे हैं, राइट. एंड इसके बाद में आता है लास्ट में जो आपसे मैंने कहा था कि यू मे बी आस्क्ड ओपिनियंस अबाउट वेरियस इश्यूज. आपके ओपिनियन वहां पूछे जा सकते हैं. तो हियर इन ट्राई टू बी वेरी ऑफ द फैक्ट दैट ओपिनियंस आर आस्क्ड टू यू, देन ओनली you need to speak on this, right? And secondly, try to speak with lot of, इसको बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलने की कोशिश करिएगा. यहाँ पर your opinion should be substantiated, they should be dished out, you know, with
after substantiated with lot of this information to it. They should be able to explain it well, right? But they should not be pure opinions. They should be backed by lot of information to it. Because at times you may cornered, but you should be able to. You may only be able to tackle if you are confident about what you're speaking. You are, backing it with the facts. To speak about ओपिनियन तभी व्यक्त करना जब आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली एंड ट्राई नॉट टू स्पीक ऑन सम जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उन पे कोशिश करके हम यहाँ पर ना बोलें इसके बाद में भी लेट्स से आफ्टर डूइंग एवरीथिंग there may be questions wherein you may find which you may find difficult, so you need to be honest rather than bluffing your way through. You need to be simply saying, sir, I'm not aware of it and I'll try to gather more information on this topic. I'm very keen to learn on this. So this way you can say, मतलब ये आपको भूषण सर ने पहले कहा भी है कि not only वो जीएजी के, for any other related issue, any topic, मतलब any question asked to you, if you're not aware of it, so आप honestly, you need to be honest. You need to say, I can't answer on this. I'm not able to recollect at this point of time, though I've read, but at this moment I'm not, उसको नहीं. This way you can answer. इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है पाकिस्तान इलेक्शन. देखिए पाकिस्तान में अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं और ये चुनाव जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है ही दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शन. बट सरप्राइजिंगली इस चुनाव में पीटीआई दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे वेंट ऑन टू विन 93 सीट्स. सरप्राइजिंग विन इनको मिली है, फॉलोड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ एंड पीपीपी दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. अब इमरान खान की पार्टी को सीट्स मिली है, ज्यादा सीट्स मिली है, बट दे विल नॉट बी एबल टू मेक गवर्नमेंट देयर. गवर्नमेंट जो होगी वहां पर पीएमएल और पीपीपी अलोंग विद एमक्यूएम दैट इज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये लोग मिलकर के वहां गवर्नमेंट बनाने वाले और शहबाज शरीफ की वहां गवर्नमेंट बनने वाली. दो पीटीआई ऑल्सो हैड दिस ओमर अयूब एज देयर पीएम कैंडिडेट, बट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ऑफ दिस कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ 3-4 पार्टीज. वैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वहां जो गवर्नमेंट बनने वाली है मतलब वहां के इलेक्शन का अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू बी इफेक्ट ऑन अस, हम उसको किस तरीके से देखते हैं, सिंपल पूछ सकते हैं. तो ये समझिए वहां पर आर्मी के द्वारा सपोर्ट की गई पार्टी को गवर्नमेंट वहां के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया गया. वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है, राइट. और मतलब उसको समझिए कि वहां के लोगों की मर्जी के मुताबिक वहां गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही. वहां पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो आर्मी की मर्जी के मुताबिक बनने वाली है. And that is going to be a coalition government, and they are going to be in power till the at the मतलब they're at the mercy of army. तो वो जब तक आर्मी चाहेगी तब तक वहां पर शायद वो पावर में रहेंगे. और ऐसे भी इतने ग्रुप इतने सारा कोalition बनेगा तो obviously that is going to it's not going to be a stable government, क्योंकि वहां पर उनके लोगों द्वारा डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो पीएमएल पीपीपी के होते इनको हटा दिया गया और इमरान खान को एक्सेप्ट किया गया. Imran Khan is not a saint. Imran Khan is has so many cases are against him for corruption. बस फिर उनके द्वारा वहां से उसने प्रिजन से ही अपना कैंपेन रन किया, सोशल मीडिया कैंपेन एआई बेस्ड कैंपेन रन किया. बट वो कुछ मतलब सीट जीते हैं बट सरकार तो नहीं बना पाएंगे. मतलब जो गवर्नमेंट वहां बनेगी वो उनकी लोगों को पसंद शायद ना आए. तो ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट जब वहां बनेगी तो उस अनस्टेबल गवर्नमेंट से हम कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते. वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम सच अ गवर्नमेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि this new government is going to deal with the internal politics or aspirations of different political parties and their dwindling economy. Dwindling economy मतलब वहां जिस तरीके से इकोनॉमिक टर्मोइल पाकिस्तान में हुआ है, उनको कुछ $3 बिलियन की मदद आईएमएफ से मिली थी. And that too by April 2024 they need to again negotiate with IMF for more loans. जो वहां सरकार बनने वाली है, दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी मोर सो इंक्लाइंड इन डीलिंग विद देयर इंटरनल डायनामिक्स, द पॉलिटिक्स एंड देयर इकोनॉमी व्हिच इज इन डोल्ड्रम. सो वी कांट एक्सपेक्ट सच गवर्नमेंट टू हैव एनी say or any इसको बोलना चाहिए any way they can deal with the strategic issues like India Pakistan issues. तो उसमें ये गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ऐसी गवर्नमेंट बनी ही नहीं है जो कि भारत के साथ में प्रॉपरली डील कर पाए. तो they may not be able to address the strategic issues as India-Pakistan relationship. है क्लियर? तो इस तरीके से आप हर टॉपिक में मोटे तौर पर उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या उससे रिलेटेड जो हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं उसका एक वन पेजर आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं. इसमें एक दूसरा मुद्दा हम देखें, नेक्स्ट इशू टॉक अबाउट तो इंडिया मालदीव्स. अगेन इट्स एन इंटरनेशनल ग्लोबल इशू, इंटरनेशनल इशू वेयर इंडिया इज इन्वॉल्व्ड. अब इसमें इस तरह के देखिए कि अगेन जैसे पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं, वहीं वहीं कुछ समय पहले 2023 में मालदीव्स में चुनाव हुए थे
और मालदीव्स में वहां पर मोहम्मद मोइजू जो है वो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के उम्मीदवार, ही वेंट ऑन टू विन द इलेक्शन। हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है कि मोहम्मद मोइजू इज अ चाइना लीनिंग प्रेसिडेंट। इसके पहले जो वहां पर इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट थे वो इंडिया सेंट्रिक थे, ही वेंट ऑन टू हैव दिस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। बट मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कैंपेन की बेस पर वहां पर चुने गए हैं, तो ही इज अ चाइना लीनिंग प्रेसिडेंट। उनकी पहली विजिट जो थी, इट वाज टू चाइना। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन मालदीव्स, द फर्स्ट विजिट ऑफ एवरी प्रेसिडेंट इज टू इंडिया। इंडिया एंड मालदीव्स आर क्लोज पार्टनर्स। इंडिया इज नो इंडिया इज अ वेरी, इसको होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ मालदीव्स। इंडिया जो मालदीव्स की डिफरेंस दूरी देखी जाए तो अराउंड 600 किलोमीटर की दूरी है, बट इट इज प्लेस्ड एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। केवल 5 लाख आबादी है इस देश की, 5.5 लाख आबादी है, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। और अब जब ये चुनाव वहां पर हुए हैं, जो वहां के नए प्रेसिडेंट आए, जो चाइना लीनिंग प्रेसिडेंट हैं, तो ये अपने आप में एक इंडिया के ताल्लुक में देखा जाए तो एक सिक्योरिटी कंसर्न की तरह वहां पर बना है। और मोर सो इनके आने के बाद में वहां जिस तरीके से हालात बने, वहां के कुछ मिनिस्टर्स द्वारा भारत के अगेंस्ट में, पीएम मोदी के अगेंस्ट में ट्वीट किया गया था। लक्षद्वीप उनकी विजिट हुई थी पीएम मोदी की, उनके द्वारा वहां पर एक कुछ वीडियो रिलीज किया गया, अप्रिशिएटिंग द नेचुरल ब्यूटी लक्षद्वीप एंड टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म प्रोस्पेक्ट देयर। उसके अगेंस्ट में वहां पर पीएम मोदी के अगेंस्ट में वहां के मालदीव्स के मिनिस्टर्स द्वारा ट्वीट किया गया, हमारे यहाँ रिएक्शन होती है, हमारे यहाँ फिर बॉयकॉट मालदीव स्टैंड होता है। एंड मालदीव्स को सफर करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ देयर टूरिज्म, बिकॉज हमारे इंडिया के टूरिस्ट जो वहां जाते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा रही है पिछले कुछ वर्षों में। 2023 में इट वाज रशिया व्हिच वाज नंबर वन, में 23 में रशिया, बट देन उसके प्रीवियस इयर्स में फॉर अराउंड 3 years इंडिया वाज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग द टूरिस्ट टू मालदीव्स। एंड विद दिस न्यू सेंटिमेंट्स, विद द वे दे आर बिहेविंग, आर टूरिस्ट जो है, हमारा वहाँ जो टूरिस्ट, हमारे डिपार्चर जो वहाँ जो लोग जाते हैं उनकी संख्या कम हुई है, एंड दैट हैज मेड मालदीव सफर लाइक एनीथिंग। तो वहाँ इक्वेशन इस तरीके से थोड़ी चेंज हो रही है। अब जो मैं आपसे कहा ना, सिक्योरिटी कंसर्न तो अपने आप में है, और भारत को शायद वहां पर अपने सिक्योरिटी पर्सन जो अराउंड 100 वहां प्लेस्ड हैं, उनको शायद फिर से वापस बुलाया जा सकता है। बट इन टाइम टू कम दिस सिचुएशन कैन चेंज। चेंज इन द सेंस कि वहां पर जब पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, हो सकता है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी वहां चुनाव ना जीते, और इनको अपनी प्रेसिडेंसी जो है उससे भी इसको बोलना चाहिए, वो भी उनके जा सके जा जा सकती है ना। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर Maldives टू ओवरकम द recent losses on account of boycott by India, on account of India boycott. Or Moizu may not be able to continue for long as president because he may not be able to win that favor in the coming election, in this parliament election. तो उनको अपनी सीट उनकी जा भी सकती है। तो इक्वेशन अभी ऐसी है कि इट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया, बट इन टाइम टू कम द इक्वेशन में चेंज देयर, राइट। सिमिलरली अगला अगर हम इंटरनेशनल टॉपिक देखें तो इट्स इजराइल पैलेस्टाइन इशू। इट्स अ वेरी ओल्ड इशू एंड देयर इज लॉट टू बी स्टडीड इन दिस। और इसमें हम अगर प्रेजेंट देखें, पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो इसराइल प्रेसिडेंट जो वहां के अभी है बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज क्वाइट एन एग्रेसिव gentleman, and their Palestine president is Mahmoud Abbas, and this is termed as one of the oldest international issue. इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी आपको थोड़े इसको वाला स्टडी करना आवश्यक है, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, उससे पूछ सकते हैं कभी कुछ। तो देयर सो मेनी इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू, जैसे कि अगर हम अभी देखें तो वहाँ जो अटैक हुआ था, ऑपरेशन अल अक्स फ्लड वाज द अटैक बाय हमास ऑन इजराइल, एंड रिटेलिएशन जो था दैट वाज ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स बाय Israel over Hamas, which has been very lethal, and so many people have lost their life. It has become a big international issue, humanitarian crisis अपने आप पे इसको कहा जा रहा है। सो दैट इज वाई इसके ताल्लुक में थोड़ा पढ़ना, इससे रिलेटेड इश्यूज देखना थोड़ा जरूरी है। इसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में साइन किया गया था ज्यूज और ब्रिटिशर्स के बीच में, स्काई पिको एग्रीमेंट बिटवीन ज्यूज एंड फ्रांस, सॉरी ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस, हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड अरब। तो ये थोड़ी सी इसके आपको स्टडी करनी है। इसके साथ साथ 1948 में यूएन सोल्यूशन 181 लाया गया, इसके बाद में स्टेट ऑफ इजराइल बनता है। इंडिया ने एनीवे इसके अगेंस्ट वोट किया था। इसके बाद में जो वेरियस अरब इजराइल वॉर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 अरब इजराइल वॉर, फिर सुएज कैनाल इशू 1956, देन 1967 में जो 6 days वॉर रही, 1973 योम के ऊपर वॉर रही, इजराइल लेबनान वॉर इन 1982, इजराइल लेबनान वॉर इन 2006, देन द फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमास, हिजबुल्लाह। फिर उसके बाद में जो 1993 ओस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था, अदर अकॉर्ड्स दे नीड टू बी स्टडीज। एंड लास्ट में यू नीड टू स्टडी द इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, या इनफैक्ट इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया मेनली, मतलब यू गॉट कंटिन्यूअस रिलेशन विद बोथ दिस गवर्नमेंट्स।
And Israel has been a great ally of India in terms of our डिफेंस कॉपरेशन की बात की जाए तो इंडिया से हम लोग कई सारा हमारा आर्म्स आर्सनल जो वहां से हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो इसराइल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ इंडिया इन दैट रिगार्ड, है ना. तो ये सारी इक्वेशन जो है यहाँ जो हमने मुद्दे देखे ये थोड़े से आपको स्टडी करने हैं. इसी में आगे देखें तो बजट 2024-25 जो अभी कुछ समय पहले रिलीज हुआ था, इट वॉज एन इंटरिम बजट. मतलब इसका है कि अगर जुलाई 2024 की बात करें तो तब भी हमारे यहाँ फिर से एक बजट प्रस्तुत किया जाएगा. अभी जो आया था बजट वो इंटरिम बजट था. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट अभी प्रस्तुत किया गया है. इसके बाद में जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. इट वॉज इंटरिम बजट. न्यू बजट विल कम इन जुलाई 2024. इट वाज अ वेरी, इसको बोल सकते हैं अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल बजट इसको कहा सकता है, क्योंकि इस बजट में दो इट्स इलेक्शन ईयर बट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी इसको बोलना चाहिए लोक लुभावन पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर नहीं किए गए. ना ही कोई टैक्स कट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया. ओनली स्टार्टअप्स के कुछ जो टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं उसको एक साल के लिए गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर बढ़ाया गया है. सो दैट इज वाई आपसे पूछते हैं कैसा बजट था, तो इट वाज अ रिस्पॉन्सिबल बजट. फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है ऐसा बजट जो अपने आप में जितने फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको कोशिश करके कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ता है. मतलब यहाँ पर फिजिकल डिसिप्लिन को अगर देखें तो फिजिकल जो दिस फिजिकल डेफिसिट होता है इस गवर्नमेंट द्वारा उसको 5.1 का टारगेट दिया गया है और 5.8 अचीव किया गया है पिछले साल के मुकाबले. और हम लोग अगर कोविड 19 के ताल्लुक में भी देखते हैं तो कोविड 19 के समय इट वेंट ऑन टू अ लेवल ऑफ 9.1%. Government has achieved a level of 5.8%, targeting 5.1 for next year, and from that next year it is going to be around 4.5% का टारगेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा. अगले साल की हम बात कर रहे हैं. सो दिस गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग ऑन द फिजिकल डेफिसिट थ्रू दिस बजट. तो अपने आप में इसको एक रिस्पॉन्सिबल बजट की तरह हम लोग देख सकते हैं. और ये भी देखें कि डिस्पाइट इलेक्शन देयर इज बीन नो this populist announcement by government and same resulted in our bond market responding positively to this particular budget. उसमें दूसरी जो बातें की गई उसमें ध्यान रखें तो इट इज शोन अ कॉशियस अप्रोच इन टर्म्स ऑफ नो मेजर रूरल सोप्स. अब इसको आप ध्यान रखें कि गवर्नमेंट द्वारा एक पीएम किसान योजना लॉन्च की जाती है जिसके थ्रू हर साल 6,000 रुपए गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट की तरह दिया जाता है किसानों को. और ऑब्वियसली बिफोर बजट इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड कि इट इज गोइंग टू बी मोर नाउ. उसको शायद बढ़ाया जा सकता है बट गवर्नमेंट द्वारा उसको नहीं बढ़ाया गया है. राइट. तो दिस इज लाइक अ government is trying to restrain itself from going for some populist measures, though this is an election year, right? That is why it is termed as a very fiscal discipline वाला बजट इसको बोला जा सकता है. एक कंसर्न इसमें जो है वो ये है कि हमारा 56% ऑफ जीडीपी, हमारे जीडीपी का 56% जो है दैट इज द लाइबिलिटी पार्ट, लोन उसको हम बोल सकते हैं. So that is a major concern here, but overall budget was a discipline budget, a fiscal discipline, a responsible budget इसको बोला जाए. इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसमें एम्फोसाइज किया है गरीब, युवा, अन्नदाता दैट इज फार्मर्स एंड नारी शक्ति, है ना, ज्ञान इसको शॉर्ट में कहा गया. इसमें गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कहा आपने, आई टोल्ड यू फिजिकल डेफिसिट 5.8 गवर्नमेंट ने अचीव किया हुआ है, 5.1 टारगेट कर रहे हैं, उसके अगले साल हम लोग 4.5 टारगेट करेंगे. गवर्नमेंट द्वारा इस फिजिकल बजट इस बजट में कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको 11.11% से इंक्रीज किया गया. दैट इज पिछले साल दिस वाज 10 लाख करोड़, इट वाज इंक्रीज बाय 1,11,111 करोड़. दैट इज 11,11,11 इसको फिजिकल सॉरी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है. गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है कि 40,000 न्यू बोगीज, मतलब जो प्रेजेंट बोगीज है उनको वंदे भारत लेवल की बोगी में कन्वर्ट किया जाएगा. 3 करोड़ का हमारा पीएम आवास योजना का जो टारगेट था उसको करीब करीब पूरे करते करते हम लोग उसको बढ़ाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने वाले हैं. But already 3 crore target is being achieved by the government and is going to increase by 2 crore more through PM Awas Yojana. Government is encouraging the cervical cancer vaccination from girls aged from 9 to 14. गवर्नमेंट द्वारा यूविन लाया जा रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, जो कि कोविन जैसा हमने कोविड के समय देखा था वैसा यूविन फॉर अदर नेशन वाइज नेशन मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम विद यूविन. गवर्नमेंट एक्सपांडिंग द नैनो डीएपी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. दैट इज नैनो मतलब इसको बोलना चाहिए नैनो डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट ग्रीन अपने आप में फर्टिलाइजर होता है, उसको गवर्नमेंट द्वारा उसका विस्तार किया जा रहा है. एंड रूफ टॉप सोलाइजेशन फॉर 1 crore houses has been announced by government in this budget. तो ये बेसिक बजट के ताल्लुक में देखें तो दिस वन पेजर कैन बी देयर. फिर एक इंपॉर्टेंट इशू आता है दैट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसको कल ही इसका फैसला इसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम थी उसको रद्द किया गया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है.
Electoral bond was the way in which political parties were financed through bonds. The amount was debited from people's account and credited to SBI. SBI used to issue them a bond. This bond was, submitted by the people and entities through the political parties. तो यहाँ पर जो कैश होता था अपना, जो ब्लैक मनी इसको हम बोल सकते हैं, उससे अलग हटकर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इसी गवर्नमेंट द्वारा 2017 में दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना की बात की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था, है ना। 2017 बजट में इसको लाया गया, मार्च 2018 में इसका पहला ट्रांच लागू हुआ था। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी इसको बोल सकते हैं कि मोर ट्रांसपेरेंट फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वाज डन थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड। बट इसमें एक क्या चीज था कि इसमें जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है उसका नाम उजागर नहीं होता था। तो ये जो होता है ये आरटीआई के अगेंस्ट आता है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट आता है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को रद्द कर दिया गया। डोनेशन टू इलेक्ट्रल बॉन्ड वर क्रेडिटेड इन पार्टी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज विद द ईसीआई। द ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन ऐसे होते थे और ये इलेक्शन कमीशन को मालूम होता था कि कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में आ रहा है। बट ये नहीं मालूम होता था पैसा कहाँ से आ रहा है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। दीज बॉन्ड्स आर सोल्ड बाय एसबीआई। मतलब हर क्वार्टर के पहले 10 दिन में एसबीआई की स्पेसिफिक 29 ब्रांचेस द्वारा 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स सोल्ड किए जाते थे। एंड दीज बॉन्ड्स वर अल्टीमेटली डोनेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स वर ओनली 15 डेज, राइट। और मैंने कहा ना, हर 10 दिन में इसको हर क्वार्टर के 10 दिन में इसको बेचते, पहले 10 दिन में। और जब इलेक्शन ईयर में इसको एक्स्ट्रा 15 डेज का समय दिया जाता था। This was a process through which political parties were being funded in our nation. But इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी वो थी बीजेपी, that is the political party in power. More than 50% of donation was done to BJP only. It was being termed unconstitutional because इसमें ट्रांसपेरेंसी जो थी वो नहीं थी, किसने पैसा दिया वो नहीं मालूम पड़ता था, इसलिए इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। इसकी रिपरकशन ये होंगी कि अभी तक किसी भी तरीके से देखा जाए तो उसमें काले धन को एटलीस्ट रोका गया था। बट अब ये होगा कि अगेन वी मे गो टू द बैक टू द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, या वी मे कम, गवर्नमेंट में कम विद टाइम, इन टाइम टू कम गवर्नमेंट में कम विद द न्यू डिफरेंट स्कीम इसमें लाई जा सकती है इन टाइम टू कम। अब इन मुद्दों के अलावा कतर इशू की अगर हम बात करें, कतर रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो कतर में हमारे 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल वर वर्किंग विद द कंपनी अल दायरा, एंड दिस कंपनी में काम कर रहे थे ऑन सम प्रोजेक्ट विच वाज रिलेटेड टू दिस सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एंड दीज पीपल, इन पर एलिगेशन लगाया गया था इन 2022 दैट दे वर स्पाइंग फॉर इजराइल इन कतर एंड दे वर अरेस्टेड। They were arrested in August 2022 and last year October में इनको डेथ सेंटेंस वहां पर दे दिया गया था. It became a major issue, but then government intervened and ultimately recently all these 8 Navy personnel, Indian Navy personnel, former Indian Navy personnel have been freed. They have returned to India. So this is a major diplomatic win for our nation, for India. So December 1st 2023 में हमारे पीएम COP28 जो हुआ था दुबई में, वहां पर कतर के अमीर से वहां मिले थे। और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट जो हुए उसके बाद में इन सारे जितने भी हमारे नेवी पर्सनल थे उनको रेस्क्यू कर दिया गया था, है ना। तो दिस इज डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस व्हिच सरप्राइज मेनी अपोनेंट ऑफ पीएम मोदी बिकॉज ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि we may not be able to rescue, but ultimately we went on to rescue these gentlemen, these navy personnel, है ना। अब इसको इन इश्यूज के अलावा देखें तो देयर इज पेटीएम क्राइसिस, भारत रत्न, वुमेन रिजर्वेशन बिल, स्कीम्स, जो कई सारी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में होती है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो दिस द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच शुड बी रेड फॉर योर इंटरव्यूज, बट दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये अपने आप में एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। There can be topics which are not part of the list. तो for last at least 3-4 months की, 3-4 महीने की हम बात करें तो इनमें जो कुछ भी बड़े घटनाक्रम रहे, मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है, इनको एटलीस्ट हमको पढ़ करके, इनको स्टडी करके हमको जाना हो। that should be the target for you. With this, I conclude my today's discussion. Here we have discussed how to deal with the interview and some of the important topics we have taken care of. Hopefully you'll find this video useful enough. Please subscribe our channel. We are going to meet again with more videos. Thank you. Thanks a lot. Bye.